दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैट्रिक बोर्ड परीक्षा से संबंधित। यहाँ पे हम लोग प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर से यहाँ पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि आपके आने वाले मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को लोग बिना भगाई अंत तक उतरिए। यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का जो बेल आइकन है उसको दबा के ऑल ऑप्शन का आप लोग क्या करिए सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका जो नोटिफिकेशन है तुरंत आपके पास पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की बीजकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। यानी गोलीय जो दर्पण है उसकी परावर्तन पृष्ठ की जो बीजकार सीमा रेखा है वो आपका क्या कहलाता है। सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया गया है कि दंत विशेष किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। ये जो आपका दंत विशेष जो है यानी डॉक्टर है, डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग करता है। सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया है कि यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के प्रश्न आपको मैट्रिक परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्न में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। यानी जो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या को कितना है 32 सेंटीमीटर है, और फोकस दूरी बराबर क्या होता है तो एफ बराबर आर बटा 2 होता है। यदि त्रिज्या को किससे सूचित किया जाता है तो आर से सूचित किया जाता है, तो त्रिज्या के जगह कितना बैठेगा 32 बैठेगा। 32 को हम लोग 2 से भाग देंगे कितना आएगा 16 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपको मैट्रिक परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया गया है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। जो आपका परावर्तन का नियम है उससे क्या निर्धारित होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में आपका दिया गया है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, या जो आपका परावर्तन कोण है वो आपका अपवर्तन कोण के बराबर होता है। सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपतन जो आपका कोण है वो आपका परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। निर्वात शून्य या हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपको पूछा जाए कि जल में प्रकाश की चाल कितना होता है तो 2,25,000 किलोमीटर जल में प्रकाश की चाल होती है। यदि आपको पूछा जाए कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है तो 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड कांच में प्रकाश की चाल होती है। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन तीनों ही को आपको याद रखना है। और यहाँ से आपका 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, निर्वात में होती है, शून्य में होती है, या फिर हवा में होती है। और आपको पूछा है कि सबसे कम किस में होती है तो सबसे कम जो है आपका कांच में होती है। कितना होता है तो 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इन टॉपिक को आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया गया है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है। जो आपका प्रकाश तरंग है ये किसका उदाहरण है। सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया गया कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ये सभी क्वेश्चन आप सभी को पता होगा। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया गया है कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा, अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर ये क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए कि किस दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप लोग जाइए नीचे और कमेंट बॉक्स में जाकर इसका आंसर आप लोग बता दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा। यदि आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको बोर्ड से जुड़ी छोटी मोटी जानकारी आपको मैं देते रहूँगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया गया है कि गोलीय दर्पण की फोकस एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध रहता है। जो आपका गोलीय दर्पण है एवं जो उसकी फोकस दूरी है उसके त्रिज्या के बीच क्या संबंध रहता है, तो एफ बराबर आर बटा 2 का संबंध रहता है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी फोकस बराबर त्रिज्या बटा 2।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया गया है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, जो आपका सर्च लाइट है उसका परावर्तक सतह क्या होता है, तो अवतल होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया गया है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। हम लोग दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 दिया गया है कि दर्पण सूत्र होता है। दर्पण सूत्र बराबर क्या होता है, तो दर्पण जो आपका सूत्र है वो बराबर आपका होता है 1/1/V प्लस 1/U बराबर 1/F होता है। तो इसको आप लोग याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका दिया गया है कि किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। वो कौन सा दर्पण है जिसमें केवल आभासी या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा। अवतल तथा उत्तल दर्पण में ही आपका आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका दिया गया है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। जो आपका समतल दर्पण है उसमें जो आपका प्रतिबिंब है उसकी प्रकृति जो है कैसी होती है, वास्तविक होती है या फिर वास्तविकता होती है, या फिर वास्तविक और सीधा होता है, या फिर आभासी तथा बड़ा होता है। सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सम आभासी और बड़ा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका दिया गया है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। जो आपका गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी है उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो आधी होती है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर जाएगा। ये भी प्रश्न जो है कई बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपका दिया गया है कि किसी वस्तु का आवर्तित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का आवर्तित काल्पनिक प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है, अवतल दर्पण से बनता है या फिर समतल दर्पण से बनता है, या फिर उत्तल दर्पण से बनता है, या फिर सभी दर्पणों से बनता है। सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा, अवतल दर्पण से बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर लोग 18 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका दिया गया है कि एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा। मतलब उत्तल दर्पण जो आपको प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या होगा, वास्तविक होगा या फिर काल्पनिक और सीधा होगा, या फिर वास्तविक और सीधा होता है, या फिर इनमें सभी। सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा, काल्पनिक और सीधा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर लोग 19 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका दिया गया है कि ईंट कौन सा पदार्थ है। ईंट ईंट जो है वो कौन सा पदार्थ है, पारदर्शी पदार्थ है या फिर अपारदर्शी पदार्थ है, या फिर पारभासी पदार्थ है। सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा, अपारदर्शी पदार्थ है। अपारदर्शी पदार्थ हम लोग किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश आर पार नहीं कर पाता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, अपारदर्शी पदार्थ करते हैं। और ईंट जो है आपका अपारदर्शी पदार्थ होगा क्योंकि उससे जो प्रकाश है आपका आर पार नहीं हो पाएगा, और जिससे आपका प्रकाश आर पार हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका दिया गया है कि हमारी आंखें जो वस्तुएं देख सकती है वह वस्तुएं होती है। हमारी जो आंखें है वह वस्तुएं जो देख सकती है वह वस्तु किस प्रकार की होती है, दीप्त होती है या फिर प्रदीप्त होती है, या फिर दीप्त या प्रदीप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा, दीप्त या प्रदीप्त होती है। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग 21 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपका दिया गया है कि संयुग में फोकस संभव है। जो आपका संयुग में जो फोकस है वह किसमें संभव है। पहला ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर जाएगा, अवतल दर्पण में संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को हम लोग कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपका दिया गया है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। इसकी हमें वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए बोला है, यानी आर बराबर कितना होता है, 2f होगा। आर बराबर कितना होगा, 2f होगा। और यहाँ पर जो आपका फोकस दूरी है और कितना दिया हुआ है, तो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी आर बराबर 2 गुणे में कितना होगा, 20 होगा। 20 को यदि हम लोग 2 से गुना करें तो कितना होगा, 40 होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपका दिया गया है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा। मतलब यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बनेगा किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तो वह दर्पण किस प्रकार का दर्पण होगा। पहला ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा, अवतल दर्पण की तरह बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं।
क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपका दिया गया है कि किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, संभव दर्पण होगा। मतलब वो कौन सा दर्पण है जिसके सामने आप जितनी ही दूरी पर खड़े हो पर आपका जो प्रतिबिंब है वह हमेशा सीधा बनेगा, मतलब वो कौन सा दर्पण है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, समतल या अवतल दर्पण ही आपका ये संभव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपका दिया गया है कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है तो दर्पण होगा। देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछे यानी कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो इसमें आप लोग क्या करिए, डबल स्टार मार्क्स लगा लीजिए इस क्वेश्चन में। इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर जो आपका 25 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर जगह उत्तल दर्पण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपका दिया गया है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। जो आपका उत्तल दर्पण है उससे जो प्रतिबिंब है वो सदैव क्या बनता है। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर जगह ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपका दिया गया है कि किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को क्या करता है। मतलब हम लोग किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब वस्तु प्रकाश को अवशोषित करता है या फिर परावर्तित करता है या फिर अपवर्तित करता है। सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, परावर्तित करता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी आप लोग स्टार मार्क्स लगा लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर लोग 28 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपका दिया गया है कि किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। वो कौन सा दर्पण है जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है पर आभासी प्रतिबिंब बन सकता है या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 28 है इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा समतल दर्पण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लोग 19 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका दिया गया है कि अवतल दर्पण की फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है उसकी जो किरणें हैं वो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है या फिर प्रधान अक्ष के लंबवत हो जाती है या फिर ध्रुव से गुजरती है या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 29 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपका दिया गया है, क्या समतल दर्पण में प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको आप लोग थोड़ा मिस्टेक हो गया, प्रतिदिन हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा आपका प्रतिबिंब होगा। क्या समतल दर्पण को हम लोग प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल हम लोग उतार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर उतार नहीं सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं वह सभी जो क्वेश्चन है आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अभी से आप लोग क्या करिए, लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों में जो जो दोस्त इस बार मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप लोग बोर्ड से जुड़ी हर एक छोटी मोटी जानकारी पाना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको बोर्ड से जुड़ी हर एक छोटी मोटी जानकारी देता रहूँगा। तो मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।